हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी राजे, आज जो हमारा टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, कि जो फ्रांस था, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। तो आज हमने स्टार्ट करना है जी कि रीज़न्स क्या थे कि जिसकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन की क्या हुई थी जी, शुरुआत हुई थी। तो रजे जैसे अपने पिछले जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है, पिछले टॉपिक में आपने देखा है कि वो रीज़न्स क्या थे, वो कारण क्या थे जिस कारणों से लुई 16 ने जो टैक्स थे वो क्या कर दिए थे जी, बढ़ा दिए थे। ठीक है, मतलब कि आप सोच सकते हो कि उसने ऐसा कैसे किया होगा कि हमने पढ़ा है, सिंपली हमने पढ़ा है कि लुई 16 का खजाना खाली हो चुका था। हमने देखा है कि जब लुई 16 को फ्रांस का सम्राट बनाया गया, ठीक है, उस टाइम उनकी जो एज थी वो 20 ईयर्स थी और उस टाइम जो फ्रांस का खजाना था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। तो इसीलिए उसने फ्रांस की स्थिति को संभालने के लिए क्या किए थे जी, जो टैक्स थे वो बढ़ा दिए थे। तो आपको क्या लगता है कि जो ये टैक्स बढ़ाए थे, ये एक सिंपल सी बात थी कि हाँ लुई 16 को लगा कि टैक्स बढ़ाने चाहिए और उसने टैक्स बढ़ा दिए? तो रजे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो लुई 16 ने टैक्स बढ़ाए थे वो ऐसा नहीं था कि जैसे जो सम्राट था पहले टाइम में, जैसे हम फ्रांस के सम्राट की बात कर रहे हैं कि जो फ्रांस का सम्राट था, तो फ्रांस का सम्राट अपनी मर्जी से ही टैक्स लगा देता था। ऐसा नहीं था रजे। पिछले टाइम में जो फ्रांस का सम्राट था उसकी अपनी मर्जी नहीं चलती थी। कोई टैक्स बढ़ाना है, कम करना है, इसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, स्टेट जर्नल की एक बैठक बुलानी पड़ती थी। ठीक है जी, स्टेट जर्नल की बैठक को बुला के वो क्या करता था जी, तो जब भी उसने टैक्स बढ़ाने होते थे तो टैक्स बढ़ाने के लिए वो क्या करता था, स्टेट जर्नल की बैठक को बुलाकर नए टैक्सों के जो भी उनके अपने प्रस्ताव होते थे उनके लिए जो हमारा स्टेट का जर्नल होता था उससे मंजूरी लेनी पड़ती थी कि ठीक है जी, कि हम टैक्स को बढ़ाएं या नहीं। अगर वो जो स्टेट का जर्नल होता था, अगर वो मंजूरी देता था तब जाके जो टैक्स थे वो क्या कर टैक्स मतलब कि बढ़ा सकते थे। वो कहने का मतलब क्या है कि जो भी टैक्स वगैरह होते थे कम करने हैं, ज़्यादा लगाने हैं, जहाँ किस किस को लगाने हैं, उसके लिए उसको सबसे पहले जो स्टेट का जर्नल होता था उसकी बैठक बुलानी पड़ती थी और बैठक बुलाने के बाद वो अपने प्रस्ताव उसके सामने रखता था। फिर वो स्टेट का जर्नल उन प्रस्ताव को लेके क्या देता था जी, उनको मंजूरी देता था। तो स्टेट जर्नल अजय क्या थी, स्टेट जर्नल एक राजनीतिक संस्था होती थी जिसमें तीनों स्टेट के अपने अपने जो 3 स्टेट थे ना, अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जो पूरी सोसाइटी थी फ्रांस के टाइम, जो सोसाइटी थी 3 स्टेट में बटी हुई थी। तो इस तरह से जब स्टेट जर्नल एक राजनीतिक संस्था होती थी, जब स्टेट जर्नल की बैठक बुलाई जाती थी तो उसमें क्या होता था राजे, तीनों स्टेट के जो लोग थे वो अपने अपने क्या भेजते थे, अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। जो भी मीटिंग होती थी उस मीटिंग में क्या होते थे, अपने अपने जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं जिसे हम, रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे। लेकिन चाहे वो तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते थे, लेकिन निर्णय किसका होता था जी, जो आखिरी डिसीज़न होता था वो डिसीज़न किसका होता था, वो डिसीज़न होता था जी मतलब कि जर्नल का डिसीज़न होता था। तो सम्राट का उसके बाद अजय मतलब तीनों स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, लेकिन सम्राट ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी और कहाँ पे बुलाई जाएगी। चाहे मतलब कि डिसीजन कौन लेता था जी, जर्नल स्टेट था जो वो डिसीज़न लेता था कि टैक्स कम करने हैं, बढ़ाने हैं, लगाने हैं, नहीं लगाने हैं, लेकिन मीटिंग कहाँ होनी है, कहाँ पे होगी, कब होगी, ये निर्णय किसका होता था जी, ये निर्णय होता था जी सम्राट का निर्णय होता था। तो इसकी जो अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी जी, द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। ठीक है जी, तो जो जर्नल स्टेट की जो लास्ट मीटिंग थी वो सन 1614 में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी राजे, ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जर्नल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को एक नए करों टैक्स को की उन्होंने क्या लेनी थी, मंजूरी लेनी थी। तो उसकी मंजूरी के लिए उसने क्या किया था जी, स्टेट जर्नल की बैठक बुलाई थी।
A resplendent hall in the Viceroy was the prepared to host the delegates. The first and the second state sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back. The third state was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to assembly. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letter which were representatives had brought with them. तो इसके लिए रजे उसने जैसे कि 16 मई लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए टैक्सों को पास करने के लिए स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई थी। तो जितने भी रजे मतलब कि इसमें जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना था, तो उसके लिए बहुत अच्छी तैयारियां की गई। एक आलीशान भवन को सजाया गया और इस मीटिंग में पहले और दूसरे स्टेट के जो लोग थे, उन्होंने पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में क्या किया, अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे। पहली और दूसरी स्टेट के जितने भी लोग थे, उन लोगों ने अपनी तरफ से इस बैठक में पार्टिसिपेशन करने के लिए 300 क्या भेजे थे जी, रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, जो आमने सामने की रो में बैठे थे जी। जो तीसरे स्टेट के रजे रिप्रेजेंटेटिव थे, तो वो कौन थे जी? तीसरे स्टेट के सिर्फ वो लोग थे जो तो मतलब के प्रॉस्पीरियस थे, खुशहाल थे, या एजुकेटेड लोग थे, वो उनकी रिप्रेजेंटेटिव कर रहे थे। और इसके अलावा जी जैसे पीजेंट्स हो गए, ठीक है, औरतें हो गई, कारीगर हो गए, मतलब जो छोटे मोटे लोग थे थर्ड स्टेट के, उनको इस बैठक में शामिल होना क्या था जी, स्ट्रिक्टली तौर पे मना कर दिया गया था। चाहे उनको मना कर दिया गया था, लेकिन फिर भी लगभग 40,000 ऐसे लेटर थे, चाहे औरतें थी, कारीगर थे, ठीक है जी, और किसान थे, उनको इस बैठक में आने से क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। लेकिन फिर भी लगभग 40,000 लेटरों के माध्यम से उन्होंने क्या की थी, अपनी शिकायतें उन लेटरों में लिखी थी, अपनी डिमांड्स उन लेटरों में लिखी थी। उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, सूची बनाई थी, और जो मतलब उनके लेटर वो रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ लेकर आए थे, ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने जब ये जर्नल स्टेट की मीटिंग चल रही थी, वोटिंग इन द स्टेट जर्नल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। उसमें ना जी क्या था कि जो स्टेट जर्नल था, स्टेट जर्नल ने एक नियम बनाए थे। उन नियमों के अनुसार, नियम क्या थे जी, उन नियम के अनुसार मतलब हर एक जो कि मतलब कि हर एक वर्ग है, ठीक है जी, उस वर्ग के जो लोग थे, मतलब उसको एक वोट देने का क्या था जी, राइट था, ठीक है। एंड दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिसेस, बट members of the third state demand that voting now be conducted by the assembly as a whole and where each member would have one vote। मतलब स्टेट जर्नल के नियम क्या थे रजे? स्टेट जर्नल के नियम ये थे कि उनके नियम के अनुसार कि जैसे 3 स्टेट बने हुए थे, तीनों स्टेटों को क्या था जी, सिर्फ एक एक वोट देने का क्या था जी, राइट था। इस बार भी लुई 16 यही चाहता था कि जो ये प्रथा चल रही है कि 1 वोट, ठीक है जी, वो क्या था 1 वोट वाला, ठीक है, 1 वोट हैड 1 वोट, ईच स्टेट हैड 1 वोट वाला लुई 16 चाहता था कि ईच स्टेट हैड 1 वोट। वही जो प्रथा है, वही जो प्रैक्टिस है, वही क्या है जी, उसी का पालन होना चाहिए। लेकिन जो थर्ड स्टेट के राजे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने डिमांड रखी कि इस बार ऐसा नहीं होगा। तो थर्ड स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने राजे मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा के द्वारा क्या कराया जाना चाहिए, इलेक्शंस कराया जाना चाहिए, जिसमें हर एक जो सदस्य है उनको वोट देने का क्या होना चाहिए जी, राइट होना चाहिए। ये नहीं है कि पूरी की पूरी स्टेट को सिर्फ एक ही वोट डालने का राइट है, नो। इसमें स्टेट में रजे जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टिसिपेट हैं, उनको हर एक को एक मत देने का, एक और वोट देने का क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। उस टाइम रजे ये क्या था, एक बहुत ही जो ये प्रिंसिपल था, दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर्स लाइक रूसो इन दिस बुक द सोशल कंट्रैक्ट। तो उस टाइम राजे ये एक बहुत ही मतलब कि लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था,
जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी एक बुक लिखी थी राजे उस टाइम। रूसो की बुक का नाम क्या था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसने क्या किया था जी, इसको प्रस्तुत किया था रूसो ने। रूसो एक फिलोसफर थे, ठीक है जी। एंड व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। तो राजे लोगों ने क्या डिमांड की कि वो नहीं होना चाहिए, ईच स्टेट हैड वन वोट वाला जो फंडा है वो नहीं होना चाहिए, हर एक मेंबर को एक वोट डालने का राइट होना चाहिए। उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फेमस एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, जिसकी मतलब कि रूसो ने भी जिसकी बहुत ही ज़्यादा क्या की थी, बहुत ही ज़्यादा सराहना की थी। और उस टाइम रूसो ने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था जी? उस बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। में भी उसने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा मिसाल के तौर पे इसको पेश किया था। एंड उसके टाइम जब राजे सम्राट ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, जो ये प्रपोजल लोगों ने रखा था कि नहीं वन ईच स्टेट वन वोट वाला नहीं होना चाहिए, वन मैन वन वोट वाला होना चाहिए, तो राजा ने क्या किया, इस प्रपोजल को क्या कर दिया जी, रिजेक्ट कर दिया। तो जब रिजेक्ट किया तो तीसरे स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने राजे क्या किया जी, इस चीज़ का प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करते हुए वो उस सभा से क्या हो गए जी, बाहर चले गए। एंड उसके बाद राजे तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड themselves as spokesmen for the French nations. On 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of the Viceroy. तो तीसरे स्टेट के जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो खुद क्या चाहते थे, वो ये चीज़ को मानते थे कि वो फ्रांसीसी राष्ट्र का एक क्या मानते थे जी, अपने आप को एक स्पोक्समैन मानते थे। तो 20 जून को जो ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वायसराय का जो इंडोर टेनिस कोर्ट था उसमें वो जमा हो गए, और उन्होंने अपने आप को क्या किया जी, एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, ठीक है। उनको जब लगा कि जो हमारी डिमांड्स है, हमारी डिमांड्स को नहीं माना जाएगा, तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने अपने आप को एज एक स्पोक्समैन, फ्रांस नेशन का अपने आप को एक स्पोक्समैन माना। और 20 जून को उन्होंने क्या किया जी, 20 जून को उन्होंने वायसराय का जो इंडोर टेनिस कोर्ट था वहाँ पे वो जमा हो गए, और उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली क्या कर लिया, घोषित कर लिया। नेशनल असेंबली घोषित करने के बाद राजे उन्होंने वहाँ पे एक शपथ ली, कसम ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों का, ठीक है, कि सम्राट अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानता है, ठीक है, वो अपने आप को मोनार्ची मान रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने एक शपथ ली कि जब तक जो सम्राट है, ठीक है जी, कि ऐसा संविधान नहीं बन जाएगा कि जो सम्राट की शक्तियों को क्या करेगा, कम करेगा, तब तक उनकी जो नेशनल असेंबली है, जो उन्होंने अपने आप बना ली थी, अपने आप नेशनल असेंबली घोषित कर ली थी, कि तब तक वो क्या करेंगे जी, उनकी जो नेशनल असेंबली है वो भंग नहीं होगी। तो इसका राजे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लीडरशिप की। इसमें उनका जो नेतृत्व था, जो लीडरशिप था, वो मरियाबो और आब्बेसिए ने किया था। मरियाबो और जो आब्बेसिए थे राजे, चाहे वो खुद मरियाबो और जो आब्बेसिए की हम बात कर रहे हैं, चाहे उनका जो जन्म था, ठीक है, वो बहुत ही कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी सोच यही थी कि वो ये जो विशेष राइट वाला जो समाज है उसको ख़त्म करना चाहते थे, ठीक है। ये जिनको ये कहते हैं ना कि जो नोबल फैमिली है, जिनको मतलब जन्मजात फ्यूडल प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, जन्मजात जिन्हें राइट मिले हुए हैं, ऐसे समाज को वो ख़त्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें सभी लोग क्या हों जी, इक्वल हों, ठीक है जी। तो इसीलिए जो मरियाबो थे या आब्बेसिए थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं निकाली थी, बढ़ चढ़ के उन लोगों का साथ दिया था, और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने भाषण दिए थे लोगों के सामने। और आब्बेसिए एक पादरी था, ठीक है जी, क्लैजरी था एक, और उसने तीसरा स्टेट क्या है, एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी थी राजे। उस पुस्तक का उसने जो हेडिंग था वो क्या दिया था कि तीसरा स्टेट क्या है, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, ठीक है जी। तो उसके बाद जिस वक्त राजे नेशनल असेंबली मतलब कि उनको लग रहा था ना कि वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी वाइसराय ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीटेड विद द ट्रिब्यूनल।
तो जिस वक्त राजे नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, तो पूरा समाज उस टाइम क्या हो रहा था जी, रेवोल्यूशन हो रहा था, पूरा समाज उस टाइम आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, ठंड पड़ने के कारण फसलें मर गई थी, फसलें मर आपको भी पता है फसलें ख़राब होगी, खाने वाली चीज़ों की कमी हो जाएगी, खाने वाली चीज़ों की अगर कमी होगी तो उनके जो प्राइजेज़ थे वो बहुत ज़्यादा अप हो गए थे। और जो बेकरी मालिक थे उन्होंने इस स्थिति का फ़ायदा उठा रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उन्होंने क्या किया जी, बेकरी मालिकों ने स्थिति का फ़ायदा उठाया, जमाखोरी में जुट गए। ठीक है, तो पाव रोटी की कीमतें बड़ी अप कर दी। तो इससे जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था रजे, बहुत ही ज़्यादा जो माहौल था ना उसकी स्थिति गड़बड़ा गई थी। तो बेकरी की दुकानों पर घंटों बेचारी जो औरतें थी घंटों तक लाइनों में इंतज़ार करती थी पाव रोटी के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। तब भी अगर उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता था, पाव रोटी नहीं मिलती थी, तो वो इतना गुस्सा हो जाती थी औरतें कि उन औरतों ने उस पाव रोटी की दुकानों पर क्या बोल दिया था जी, धावा बोल दिया था। तो इस तरह से ये क्या थी जी, एक क्रांति की शुरुआत थी। तो दूसरी तरफ सम्राट ने क्या किया जी, सेना को सम्राट ने जब देखा कि लोगों ने नेशनल असेंबली बना ली है, ठीक है, और लोग इस तरह भड़क चुके हैं, पाव रोटी की कीमतें बहुत अप हो चुकी हैं, लोग भड़क चुके हैं, तो सम्राट ने क्या किया जी, सेना को आदेश दे दिया पेरिस में प्रवेश करने का। तो क्रोधित भीड़ ने, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पेरिस में सेना घुस गई थी, तो क्रोधित भीड़ ने क्या किया राजे, 14 जुलाई को मतलब कि कमांडर को मार डाला था। अगर आपको याद होगा बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला था। तो इस तरह से क्रोधित भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर क्या बोल दिया जी, धावा बोल कर उसे नेस्ता मतलब कि तबाह कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद जितने भी देहाती इलाकों में जो गांव-गांव में ये अफवाह फैल गई थी कि जागीरों के जितने भी मालिक हैं उन्होंने भाड़े पर लोग बुला लिए हैं किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इस तरह से उस टाइम जो पक्की फसलों थी लोग उनको तबाह करने के लिए निकल पड़े। मतलब बहुत सारे ज़िले ऐसे थे जिसमें लोग क्या हो गए थे जी, डर गए थे। डर के मारे जो लोग थे मतलब किसानों ने क्या किया जी, मतलब कि जो ज़मींदार थे उनके ऊपर क्या बोल दिया जी, धावा बोल दिया, उनके ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और उन्होंने क्या किया जी, हमला